हेलो एवरीवन, मैं शाकिर हुसैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो होने वाला है सॉफ्टवेयर पर बेस्ड, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने तरह का होता है, किस तरह से सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन होता है, कौन कौन से तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम लोगों का यहाँ पर फोकस रहने वाला है। तो थ्रू आउट द सेशन आपको बने रहना है, राइट, एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट लास्ट में ज़रूर देना है कि किस तरह का आपको क्लास लगा। चलिए, तो बिना किसी डिले के हम लोग फटाफट से यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, समझना। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, हमने एक चीज देखा कि कंप्यूटर किसका बना होता है, तो भाई कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े पहले प्रीवियस क्लासेस में, सॉफ्टवेयर वैसे प्रोग्राम्स जो उन हार्डवेयर्स को कंट्रोल करें, उन हार्डवेयर्स को अपना काम करने के लिए सपोर्ट करें, असिस्ट करें, उसे बोलेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिस तरह से डेली लाइफ के अंदर में मैं अगर आपको कुछ बोल रहा हूं तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन होगा और उसके बेसिस पर आप कुछ करोगे। जैसे मैं बोलूंगा कि देखो आप इसको पढ़ लेना, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपने पीडीएफ डाउनलोड किया, उसको पढ़ा, तो मैंने जो इंस्ट्रक्शंस दिया आपने उसको फॉलो करके कोई टास्क परफॉर्म किया, राइट। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर अब सारी चीजें फिजिकल फॉर्म में नहीं है, सारी चीजें किसमें है, डिजिटल फॉर्म में, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर में है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। कैसे प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को कहते हैं वैसे इंस्ट्रक्शंस, वैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी काम को करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस जो हम किसी को दे रहे हैं सो दैट वो उस काम को करे। उसी तरह से जब डिजिटल फॉर्म की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे, तो वैसे इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन जिसको फॉलो करके आप कोई काम करते हो। तो इंस्ट्रक्शंस, कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम। एंड इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे जिसका अलग अलग मोटो हो, मतलब क्या होगा, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स बनाया होगा और उन सभी को कलेक्ट करके हमने क्या बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, राइट। तो अलग छोटे छोटे टास्क हमने किए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देके, तो वो छोटे छोटे जो टास्क हो गए वो क्या हो गए, आपके प्रोग्राम्स हो गए। एंड उन सभी को कलेक्ट कर लिया किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर। तो वही कहने का मतलब है यहां पर जो हमने ये टर्म लिखा है इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। आपको क्या करना है, कंप्यूटर को क्या करना है, यही होता है सॉफ्टवेयर, वो इंस्ट्रक्शंस होता है सॉफ्टवेयर, राइट। इट कॉन्ट्रास्ट द हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर को असिस्ट करने के लिए और हार्डवेयर के एक तरह से सपोर्ट करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है ना। कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे आपके सामने MS ऑफिस है, राइट। MS ऑफिस के अंदर में आपके अंदर कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। आपका एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, एक्सेस होता है, राइट। ये सारी चीजें जो है ये क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आपका विंडोज 11 अभी जो लेटेस्ट विंडोज 11 आया है, लेटेस्ट है, विंडोज 10 है, आपका XP है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये भी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, राइट। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। गेमिंग एप्लीकेशन एटसेट्रा, आप कोई फोटोग्राफी का काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप फोटोशॉप का काम कर रहे हो, राइट। कोई भी काम आप कर रहे हो तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी, कोई ना कोई एनवायरनमेंट चाहिए होगा अपने काम को, कंप्यूटर पर अपने काम को करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा, राइट। समझ में आ गया। इस तरह से आपको कोडिंग्स दिखाई दे रहा है। तो सॉफ्टवेयर जब भी होगा वो प्रोग्राम्स के टर्म में होगा, और प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको किसी ना किसी लैंग्वेज में, और किसी सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ऑलवेज आपको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कोई सा भी लैंग्वेज, आप C ले सकते हो, C++ ले सकते हो, जावा ले सकते हो, पाइथन ले सकते हो, .NET ले सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल है। उन लैंग्वेजेस को यूज करके आप कोई प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो, उससे कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो। होप्स आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भाई टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हमारे पास कितने तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है ये पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन एंड सिस्टम, बट हमने इसको यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सो दैट आपको बेहतर समझ में आ जाए। आपको जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होंगे एंड आपको जो दिखाई देगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होगा। तो बहुत आराम से समझने की कोशिश करना यहाँ पे क्या होता है, एक एक टर्म को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर आप देखते हो, मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं,
ठीक है, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जैसे ही आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पता चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सॉफ्टवेयर से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो डेवलप्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू फैसिलिटेट यूजर्स, जहां पर भी यूजर की बात आ गई, यानी कि आपकी हमारी बात आ गई, तो हमारे को फैसिलिटी देने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना, इट मींस कि हमें क्या काम करना है उसको सपोर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है, उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे? उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आया? तो अब जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो गेमिंग सॉफ्टवेयर है, आप क्या कर रहे हो? एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गेम खेल रहे हो, तो वो आपकी फैसिलिटी के लिए बना, आपको असिस्ट करने के लिए बना। आप उस प्लेटफॉर्म पर जाके डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली उस पर क्लिक कर रहे हो, तो जहां पर यूजर का इंटरेक्शन डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से हो रहा है, जिस पर वो जाके क्लिक कर रहा है, जिसके एनवायरनमेंट को वो जाके यूज कर रहा है, उस तरह के सॉफ्टवेयर को बोलेंगे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस आप ओपन करते हो, क्लिक करते हो, अपना काम करते हो उस प्लेटफॉर्म पर जाके, तो एमएस ऑफिस क्या हो जाएगा आपका? एमएस ऑफिस हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहां पे डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, राइट। उसी तरह से आपका गूगल क्रोम, आप गूगल क्रोम जाके ओपन करते हो, तब जाके वहां पे कुछ सर्च करते हो, कोई वेबसाइट का यूआरएल डालते हो, वहां पर वेबसाइट पे जाके वेबसाइट्स देखते हो, वेब पेजेस देखते हो, तो इसको बिना ओपन किए आप काम नहीं कर सकते। तो जिसको भी आप ओपन कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। गेमिंग सॉफ्टवेयर, फोटोग्राफ एक्सेट्रा, हजारों लाखों सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो पड़े हुए हैं। तो जितने भी आपके सिस्टम में, जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जितने भी आप एप्स इंस्टॉल करते हो ना प्ले स्टोर से जाके, तो क्या बोलते हैं? एप्स इंस्टॉल करना। व्हाट्सएप हो गया, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फेसबुक है, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जहां पर डायरेक्टली आप जाके इंटरैक्ट कर रहे हो, ऑल दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलो अब सेकेंडली बात करते हैं हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया कि यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बन गया, लेकिन जिस तरह से अभी मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं, तो कोई एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। या एक फिजिकल टर्म की अगर हम लोग बात करें, उसको सॉफ्टवेयर के टर्म में समझेंगे। जैसे मैं हूं, मेरा क्लास अभी आपके लिए ऑर्गेनाइज है, आपको पता है कि अभी मेरा 1 बजे से क्लास चलता है, ठीक है, अभी हमारा क्लास चल रहा है, मैं क्लास ले रहा हूं, तो दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन कोई तो होगा जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होगा, कोई तो होगा जो क्लासेस अरेंज कर रहा होगा कि बच्चों को कंप्यूटर की क्लास किस वक्त चाहिए, है ना। तो एक मैनेजमेंट सेक्शन होता है हमारा, जो आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप उनको कॉल करोगे, कस्टमर सपोर्ट, आप उनको कॉल करके बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे क्लासेस नहीं चल पा रहे या व्हाटएवर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसे एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो बैकग्राउंड में सारे के सारे मैनेजमेंट करता है, और फ्रंट पे कौन दिख रहा है? फ्रंट पे मैं आपको दिख रहा हूं क्लास लेते हुए, लेकिन इस क्लास को अरेंज करने के लिए बहुत सारी चीजों को अरेंज करना पड़ता है, राइट। कि ये क्लास कब आप तक पहुंचेगा, कितने बजे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, सारी चीजें। तो उसी तरह से जो सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, आपने किसी पे क्लिक किया और वो क्लिक होकर आपको, जैसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है कि आप कुछ भी क्लिक करते हो तो हार्ड डिस्क से उठकर कहां आता है? रैम के अंदर में आता है, फिर रैम से मिलता है सीपीयू को। तो कोई तो होगा जो ये सारा काम बैकग्राउंड में कर रहा होगा कि कौन से सॉफ्टवेयर को किस तरह के हार्डवेयर की जरूरत है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने म्यूजिक पे जाके क्लिक किया और म्यूजिक प्ले होने लगा, इट मींस, या आपने वीडियो पे जाके क्लिक किया और वीडियो प्ले होने लगा, तो वीडियो प्ले होने लगा, किसको पता चला होगा? कौन होगा जो मैनेज कर रहा होगा कि यूजर ने अगर आके वीडियो पे क्लिक किया है तो हमें इसको स्पीकर को एक्टिवेट करना है, यानी कि यूजर को वॉइस सुनाई देना चाहिए, साउंड सुनाई देना चाहिए, तो स्पीकर एक्टिवेट होगा आपके सिस्टम का। यूजर को मॉनिटर पे, अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो आपको मॉनिटर पे क्या दिखेगा? स्क्रीन पे वो वीडियो देखना चाहिए, तो कौन होगा जो मॉनिटर को एक्टिवेट करेगा, राइट। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट का काम करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्लिक करते हो और ये सारा का सारा काम बैकग्राउंड में आपका होता है। तो बैकग्राउंड में कंट्रोल करने का काम, ठीक है, सिस्टम को कंट्रोल करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम, मैनेज करने का काम, सिंक करने का काम, ये सारा जो काम होता है, ये सारा काम करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है। एज फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे। यूजर इंटरैक्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है, जो यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बना है। अब जैसे यूजर ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। यहाँ पे मेन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यू कैन पुट हियर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो, राइट। तो आप यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी रख सकते हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास जाएगा इंफॉर्मेशन। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेगा कि यूजर ने जो इस पे क्लिक किया है इसको किन किन हार्डवेयर की जरूरत है ना, किन किन हार्डवेयर की जरूरत है, तो वो हार्डवेयर उसको क्या करेगा, अवेलेबल करा देगा। तो हार्डवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बीच में जो इंटरफेस का काम कर रहा है वो कर रहा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है, राइट। समझ में आ गई बात। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वैसा सॉफ्टवेयर जो क्या करे, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करे, उसको क्या बोलते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन में ना हो देन यू कैन गो विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, आल्सो द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। यहां तक सभी को क्लियर है? तो एक बार कमेंट करके जल्दी से बता देंगे कि हाँ सर यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्लियर है? चलो, वेरी नाइस। नाउ आगे बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के? तो भाई एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हमने देखा, वहां पर था डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर। जब हम किसी भी चीज पर क्लिक करते हैं या कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, और जो प्रोसेसिंग होने से पहले का काम है, ठीक है, सीपीयू को मिलने से पहले का काम है, ये सारा का सारा काम यहां तक होता है, ठीक है। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है, तब जाके सीपीयू को मिलता है और सीपीयू 0-1 में जाके उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और तब जाके आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो है बैकग्राउंड में काम करती हैं। वन बाय वन देखेंगे। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो मेन फोकस होगा वो इन सारी चीजों पर होगा। चलो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर, पहला लेयर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन इट स्टार्ट्स अप, ठीक है। समझ में आया? आपको प्रीवियस क्लासेस में पता होगा, जब हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो जितना भी काम होता है वो रैम के अंदर होता है, लेकिन स्पेशली आपने देखा होगा मेमोरी में या जब हम सीपीयू पढ़ रहे थे उसमें देखा होगा कि जो कुछ स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स होते हैं जिसको बायोस के अंदर रखा जाता है, जो कहां होता है, जो आपका रोम के अंदर होता है। रोम एक क्या होता है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, एंड वहां पर उसको रखा जाता है सो दैट वो हर बार क्या करे, आपके सिस्टम को स्टार्टअप दे दे। तो जैसे ही आपका बूटिंग हो रहा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, आपका बायोस लोड होता है। बायोस लोड होने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, यूनिक्स है, लिनक्स है, व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां रखते हैं हम? हार्ड डिस्क में रखते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी एक ड्राइव में रखते हो, वहां से उठकर उसको लाया जाता है किसके अंदर, कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का लाया जाता है किसके अंदर, रैम के अंदर। क्योंकि जितना भी काम होता है वो रैम के अंदर होता है, तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेट करने वाला काम है, जो उसको कंट्रोल करेगा, उसको भी रैम के अंदर आना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो रैम के अंदर उठकर आता है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो जो बूटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आगे बात? तो मेमोरी व्हेन इट स्टार्ट्स अप, जब ये स्टार्ट होता है ना, रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म, क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, ये जितना भी मैनेजमेंट का काम है तो क्या क्या कर सकता है, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, भाई आपने कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, आपको कुछ इनपुट देना है तो वो कहां जाएगा, मेमोरी में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ स्पेस की तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मेमोरी में ये सारी चीजें हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो कितना मेमोरी लेगा, कहां पर स्टोर रहेगा, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रोसेस मैनेजमेंट होना चाहिए, आपने एक साथ 3-4 इनपुट दे दिया तो सबको क्या कर रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कितना हो चुका है, राइट, कितना बचा हुआ है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस। तो ये सारा का सारा काम आपका जो है ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में जब हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम लोग डिटेल में ऑब्वियसली पढ़ेंगे जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक एवरीवन क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? होप सो यहां तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नाउ चलो
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में जो मेन पार्ट आता है हमारा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग एक टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं, यहां पर जो मेन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिवाइस ड्राइवर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपको क्वेश्चन मिले या कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो जो भी हेडिंग है या जो भी नॉमेनक्लेचर है, जो भी उसका नाम दिया गया है, उसके नाम के मीनिंग के हिसाब से ही उसका काम होता है। ठीक है, उसका जो नाम का मीनिंग होता है उसके हिसाब से ही काम होता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके नाम के मीनिंग के पीछे जाना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होता है उसको एलिमिनेट करके अपना राइट आंसर चूज कर सकते हो। तो यहां पर क्या है, डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या हो गया भाई, हार्डवेयर। डिवाइस का मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और यहां पर क्या है, ड्राइवर। ड्राइवर का काम क्या होता है, जो उसको चलाए। ड्राइवर का काम क्या होता है, चलाए। अब ड्राइवर कौन होता है भाई, तो अगर मैं एक अनाड़ी हूं, मुझे कार चलानी नहीं आती है, तो क्या मैं कार चला पाऊंगा, मुझे उस पहले सीखना पड़ेगा। सपोज मैंने कार लिया, तो मैं एक स्पेशल क्या होगा, एक एक्सपर्ट को हायर करूंगा जो उस कार को बेहतर ड्राइव कर सकता होगा। ठीक है, टिल देन मैं क्या करूंगा, सीख लूंगा। जब मुझे लगेगा कि मैंने सीख लिया तो मैं वो ड्राइवर कहलाऊंगा। ठीक है, जो चला रहा है वही ड्राइवर कहलाएगा। ठीक है, तो ड्राइवर का काम क्या हो गया, जो चलाता है। सपोज कर लो जो कार चला रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सपर्ट है। उस डिवाइस को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए, उस डिवाइस को प्रॉपरली चलाने के लिए वो क्या है, एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें। इसका मतलब डिवाइस ड्राइवर क्या है, एक वैसा सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस को, उसका जो काम है, जिस पर्पस के लिए वो डिवाइस है, उसको प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए वो सॉफ्टवेयर क्या करे, उसको असिस्ट करे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका डिवाइस ड्राइवर होगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ डिवाइसेस, ये क्या होता है, स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं कि आप ये डिवाइस हो तो आप क्या काम करोगे, मैं उसमें आपको असिस्ट करूंगा। ठीक है, तो जैसे आप प्रिंटर इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, जब प्रिंटर करोगे तो आप क्या होगा, आपको एक बार एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा सो दैट वो प्रिंटर जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे। अब आपको बार बार जाके उस सॉफ्टवेयर को जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया सो दैट वो अब प्रॉपर फंक्शन करने के लायक हो चुका है। तो एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर बिटवीन द डिवाइस एंड प्रोग्राम दैट यूजेस द डिवाइस। ठीक है, जो प्रोग्राम है उसके बीच और जो डिवाइस है उसके बीच में क्या होगा, एक ट्रांसलेटर का काम करेगा। ठीक है, नाउ डिवाइस ड्राइवर समझ में आ गया आपको। तो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं अलग से, उसके लिए सपोर्ट में आप एक डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है सो दैट वो डिवाइस जो है प्रॉपर फंक्शन कर सके। सेकेंड है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगेन इसको भी तोड़ो थोड़ा सा। लैंग्वेज का मतलब भाषा, ठीक है। ट्रांसलेटर का मतलब जो एक भाषा से दूसरे भाषा में चेंज करे। ठीक है, एक भाषा से दूसरे भाषा में जो चेंज करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज नोन एज ट्रांसलेटर। अब सिंपली यहां पर क्या हो गया, अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमें पता है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है, उसको सिर्फ 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ही वो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, और हमने पहले भी आस्काई कोड की बात की थी। आप कुछ भी इनपुट देते हो तो उस इनपुट का क्या होता है, पहले आस्काई कोड में चेंज होता है, क्योंकि हर एक डिजिट का, हर एक वैल्यू का, हर एक कैरेक्टर का, हर एक सिंबल का क्या है, एक आस्काई कोड बना हुआ है। एंड देन आस्काई कोड फिर वो जाता है किसके पास, वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर के पास जाता है, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास जाता है। एंड देन उसके बाद वो चेंज करता है उसको 0-1 में, और फिर वो किसको मिलता है, आपके प्रोसेसर को मिलता है। एंड देन प्रोसेसर जाके उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये सारे सीक्वेंस हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर किसी का मिस है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस क्लासेस जरूर से देख लेना। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या हो गया, अब हमने किसी एक सोर्स लैंग्वेज, मान लो हमने कोई प्रोग्रामिंग की, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, हमने सी लैंग्वेज में किया प्रोग्रामिंग, या हमने पाइथन में प्रोग्रामिंग किया, लेकिन हमारा प्रोसेसर क्या समझता है, 0-1 समझता है। तो कहीं ना कहीं बीच में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा जो इस सी लैंग्वेज या इस पाइथन की लैंग्वेज को 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन कोड में चेंज करेगा। सिंपल है, मशीन कोड में चेंज करेगा। तो प्रोसेसर को मिलने से पहले एक ट्रांसलेटर लगा होगा वहां पर। ट्रांसलेटर भी अगेन क्या है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही है, आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सारी चीजें बैकग्राउंड में हो रही है, क्योंकि सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये काम होगा आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। एंड इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कन्वर्ट्स कोड फ्रॉम वन कंप्यूटर लैंग्वेज टू अनदर। एक कंप्यूटर लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर देना, दैट इज द वर्क ऑफ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेसिकली जो होते हैं वो आपको 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
जब हमने जनरेशन पढ़ा था, जनरेशन में मैंने आपको बताया था सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज यूज होता था। तो असेंबली लैंग्वेज को जो न्यूमेरिक्स कोड्स में होते थे दैट इज सिमिलर लाइक इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज को चेंज करना 0-1 में, तो असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड यानी कि 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में। लेकिन जब हमने थर्ड जनरेशन से बात की थी, जब हम जनरेशन पढ़ रहे थे, तो हाई लेवल लैंग्वेज आ चुका था हमारे पास। HLL का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन से हाई लेवल, अभी जितने भी लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो ह्यूमन उसको समझ सकता है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता है। पहला है आपका कंपाइलर, दूसरा है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है। पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। तो कंपाइलर की अगर हम बात करें तो रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज में ही लिखा गया है, एंड ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड एट अ टाइम। एंटायर सोर्स कोड का मतलब क्या हो गया? आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग की है, आपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को, मान लो आपने 1000 लाइन का कोड लिखा, 1000 इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे, तो कंपाइलर के पास वो एक बार जाएगा और एक बार उस 1000 लाइंस को वो किस में कोड कर देगा? 0-1 में, यानी कि किस में ट्रांसलेट कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसा ट्रांसलेटर जो एक बार में ही पूरे के पूरे सोर्स कोड को चेंज कर दे 0-1 में। अभी यहां पे मैंने सोर्स कोड क्यों लिखा? क्योंकि सोर्सेस डिफरेंट हो सकते हैं। आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हो तो एक सोर्स अलग हो गया, ठीक है। आप पाइथन में कर सकते हो, आप C++ में कर सकते हो, आप जावा में कर सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं आप कर सकते हो उसमें। तो सोर्सेस क्या अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? सभी को चेंज किसमें करना है? 0-1 में। तो टारगेट कोड को क्या है हमारा? 0-1 यानी कि मशीन कोड, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है आपका सिंटेक्स एरर को। सिंटेक्स एरर क्या होता है यहां पर समझना, जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हो तो उसके कुछ सिंटेक्स होते हैं। सिंटेक्स मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ये फॉलो करना है। भाई आपको अगर एंड करना है तो आपको इस तरह से सेमीकोलन लगाना होगा। तो ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो वो आपको एक सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है। वो आपको क्या देगा? एक सिंटेक्स एरर देगा। तो जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करता है? सिंटेक्स एरर को फाइंड करके बताता है कि यहां पर ये रूल था लेकिन आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लॉजिकल एरर। दूसरा होता है हमारा लॉजिकल एरर होता है। लॉजिकल एरर को हम लोग बग भी बोलते हैं, ठीक है। लॉजिकल एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बग भी बोलते हैं। अब देखो लॉजिकल एरर मतलब लॉजिक किस पे डिपेंड करेगा? कंप्यूटर के पास तो लॉजिक नहीं है। लॉजिक किस पे डिपेंड करेगा? ह्यूमन बीइंग पे, है ना। मैंने किसी प्रोग्रामिंग की, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, मैं कोई प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, सेम सॉफ्टवेयर पे कोई दूसरा भी काम कर रहा है, उसका लॉजिक अलग है, मेरा लॉजिक अलग है। तो अगर मैंने कोडिंग किया है, मैंने कुछ कोडिंग किया है, तो मैं अपने लॉजिक के हिसाब से कर रहा हूं। सपोज कर लो उस जगह पर उस लॉजिकल एरर कुछ आ रहा है, उस प्रोग्रामिंग में कुछ एरर आ रहा है, सिंटेक्स की बात नहीं कर रहे हम लोग, उस प्रोग्रामिंग में कुछ एरर आ रहा है, तो वो क्या होगा? लॉजिकल एरर होगा आपका, ठीक है। क्योंकि लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंट पर्सन का लॉजिक क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो लॉजिकल एरर होगा, और लॉजिकल एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, ठीक है। लॉजिकल एरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। और दूसरा टर्म आता है हमारा डिबगिंग, ठीक है। अगेन सिंटेक्स एरर कौन फाइंड कर रहा है? आपका कंपाइलर। अगर आप डिबगिंग की बात कर रहे हो तो जो बग्स हैं, यानी कि जो लॉजिकल एरर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके लॉजिक्स में जो एरर आ रहे हैं, आपने जो कोडिंग की उसमें कुछ एरर आपने दे दिया, उस एरर को फाइंड करना, डिटेक्ट करना, उस एरर को क्या करना? बग्स को फाइंड करना। ये जो बग्स है इसको फाइंड करना एंड करेक्ट करना। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग या डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द लॉजिकल एरर, यानी कि बग्स। क्लियर हो गया? बग के बारे में पूछता है कि बग क्या होता है, तो भाई एरर होता है बग। कैसा एरर? तो लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर क्या हो गया? कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। जो आप दुनिया का कोई भी प्रोग्राम अगर क्या कर रहा है, डेवलपर उसमें प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो सभी को ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो सभी के लिए जो कॉमन है, राइट। अगर आपने उसमें कुछ एरर किया है, दैट इज नोन एज सिंटेक्स एरर, राइट। नाउ इंटरप्रेटर भी सेम है, हाई लेवल लैंग्वेज को ही किसमें चेंज करता है? आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो कंपाइलर है वो एक साथ कोड कर देता है,
एक साथ क्या करता है, जितने भी सोर्स कोड है उसको 0-1 में यानी कि मशीन कोड में चेंज कर देता है। लेकिन यहां पर इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर करता है कि भाई अगर 100 लाइन आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, 100 लाइन की आपकी कोडिंग है या 1000 लाइन की है, तो लाइन बाय लाइन वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोडिंग करता है, लाइन बाय लाइन 0-1 में चेंज करेगा, लाइन बाय लाइन उसमें क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो जब आप लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करोगे तो जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो एक्यूरेसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड घट जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कंपाइलर में क्या है आपका, एक्यूरेसी घट जाएगा, क्योंकि 1000 को एक साथ कर रहे हो तो हो सकता है कि जो एक्यूरेसी है वो घट जाए, कहां पर कौन सा एरर आया है, फिर आप उसको डिटेक्ट करोगे, ठीक है। और यहां पे क्या है, हर लाइन आप चेक कर रहे हो तो आपको हर लाइन में पता चल जाएगा कि ये कहां पर आपका डिटेक्ट हुआ है, राइट। तो साथ में आप क्या करते जा रहे हो, करेक्ट भी करते जा रहे हो, ठीक है। तो एक्यूरेसी कंपाइलर में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। अगेन इसमें क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी इंटरप्रेटर में घट जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। असेंबलर के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है। तो होप सो यहां तक आपको जो चीजें हैं वो बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ चुकी होंगी, राइट। यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकर। तो आपने क्या किया, आपने 0-1 में चेंज कर लिया, कंपाइलर ने क्या कर दिया, काम कर दिया। अभी हमारे प्रोसेसर को मिला तो नहीं है, है ना, अभी हमारे प्रोसेसर को मिला नहीं, कंपाइलर ने काम कर दिया। मान लो आपने 100 प्रोग्राम्स लिखे थे और 100 प्रोग्राम्स को कलेक्ट करके कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सब क्या है, अलग अलग है अभी, और सबको आपने 0-1 में क्या कर दिया है, कंपाइलर ने चेंज कर दिया है। लेकिन अभी वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं आया है। कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कि अब वो एग्जीक्यूट रन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, प्रोसेस होना अब उसका क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में अभी वो नहीं है। तो जो अलग अलग पड़ा हुआ था उन सारे ऑब्जेक्ट कोड को क्या करना, एक साथ कंबाइंड करना और उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये काम होता है आपका लिंकर का। तो लिंक्स सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू फॉर्म अ सिंगल कोहेरेंट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लिंकर का काम क्या होता है। तो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स थे उसको कंबाइंड करना एंड एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, ये काम होता है आपके लिंकर का, राइट। तो लिंकर भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नाउ नेक्स्ट हम आ जाता है हमारे पास लोडर, ठीक है। पहले एक बार आप लोग कमेंट करके बता दोगे कि यहां तक सभी को क्लियर है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे क्या यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। एंड सेशन एंड होने के बाद आप जरूर से कमेंट करके बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। एंड जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक कर देना। हमने अर्ली स्टार्ट किया है, नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होने वाला है। बट अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ CUET PG के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, थ्योरी क्लासेस है आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, जितने भी जनरल कंपटीशंस होते हैं उसके लिए भी बहुत फ्रूटफुल सेशंस हैं, ठीक है ना। तो लोडर क्या होता है, देखो आपने एग्जीक्यूटेबल तो बना दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और वो उठकर कहां आता है, रैम के अंदर आता है ना। उठकर कहां आता है, फिर वो रैम के अंदर आता है। तो समझना, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाकर वो कहां रखा जाता है, किसी हार्ड डिस्क में रखा जाता होगा। एंड देन जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो उठकर कहां आएगा, आपका आएगा आपके रैम के पास, एंड देन मिलेगा फिर CPU को, राइट। तो पहले रैम के अंदर आएगा, तो कौन होगा जो उसको उठाकर रैम के अंदर लेकर आएगा, तो ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज नोन एज लोडर। तो पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ब्रिंग्स एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रिसाइडिंग ऑन द डिस्क, जो डिस्क के अंदर कहीं रखा गया है, ठीक है, किस में लेकर आएगा, उसको रैम के अंदर में लेकर आएगा। और इस तरह से जब आप किसी चीज पे क्लिक करते हो, कोई प्रोग्राम आता है, तो इस तरह से बैकग्राउंड में सारा का सारा काम होता है, तब जाके वो रैम के अंदर आता है। एंड देन उसके बाद फिर मिलेगा वो किसको, प्रोसेसर को, ठीक है, तब वो किसको मिलेगा, प्रोसेसर को मिलेगा। तो आप सिंपली क्लिक करते हो, लेकिन देखो आप किसी चीज पे क्लिक करते हो और इतना सारा प्रोसेस जो होता है वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, चलो नेक्स्ट। तो सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार। कोई भी सोर्स प्रोग्राम आया, ठीक है, कोई भी सोर्स प्रोग्राम आया, सोर्स प्रोग्राम किसके पास जाएगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर के पास, यानी कि किसके पास, लैंग्वेज प्रोसेसर के पास, ठीक है। उसके बाद वो किस में चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करेगा, यानी कि 0-1 में चेंज करेगा। अब उसके बाद वो क्या करेगा भाई, तो जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड्स थे, अब उसको किस में चेंज कर दिया, उसको एक सिंगल कोहेरेंट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाने का काम किसका है, लिंकर का। लिंकर उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बना देगा। लिंकर के बाद
जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है फिर उसके बाद किसका काम होगा, लोडर का। लोडर उसको उठाकर कहां लेकर आएगा, तो मेमोरी के पास। तो ये इसका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस से भी कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ये सीक्वेंस भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? चलिए सभी को, चलो वेरी नाइस। चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम लोग बात कर ले यहां पर कि भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को यूटिलाइज करना। मतलब जो चीजें आपके पास हैं, यूटिलाइज करने का मतलब क्या होगा, जो चीजें मेरे पास है ही नहीं तो मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूंगा। यूटिलाइजेशन का मतलब है जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, भाई उसको ऐसे क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप उसको क्या कर लो, यूटिलाइज कर लो। ठीक है, अदरवाइज वेस्टेज क्यों कर रहे हो। तो यूटिलाइजेशन का मतलब जो चीजें अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उससे कुछ आउटपुट ले लेना, है ना। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, टू एनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास था या जो हार्डवेयर था या जो भी चीजें आपके पास थी, तो वो ऐसे ही बेकार बैठा हुआ ना रहे, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको, सो दैट आपका कंप्यूटर का ओवरऑल सिस्टम जो है वो क्या हो जाए, एनहेंस हो जाए, राइट। तो एज फॉर एग्जांपल जैसे बैकअप हम करते हैं, राइट, बैकअप करते हैं। तो बैकअप मान लो आप कभी आपका डिस्क क्रैश ना हो जाए तो आप उसको एक बैकअप बना कर रखो कि आपका डेटा जो है वो लॉस ना हो जाए। तो बैकअप कीप द डेटा इंटैक्ट। डेटा रिकवरी करना, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, यूटिलिटी के अंदर आ जाएगा। कि आपका डेटा कुछ डिलीट हो चुका है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, यानी कि वापस ला सकते हो। तो डेटा का रिकवरी करना, ठीक है, डिलीटेड डेटा को दोबारा से रिट्रीव करना। डिफ्रैगमेंटेशन को समझना, मेमोरी में भी हमने बात की थी कि हमारा जो मेमोरी होता है, इस तरह से किस में होते हैं, ब्लॉक्स में होते हैं। छोटे छोटे से क्या होते हैं, ब्लॉक्स में होते हैं। हर ब्लॉक का कुछ साइज होता है। तो मान लो कुछ ब्लॉक का कुछ साइज है और उसमें कोई प्रोसेस जा रहा है, ठीक है। मान लो इसका साइज जो है वो 20 KB का है, सपोज कर लेते हैं एज फॉर एग्जांपल, और हमने कोई प्रोग्राम P1 दिया जिसका साइज जो है वो 15 KB का है, ठीक है। तो जब हम जाएंगे तो इसको खाली मिल जाएगा, तो वो यहां आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो 5 KB है वेस्ट हो गया। 15 KB का इसमें तो आ गया, लेकिन 5 KB क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मेमोरीज होते रहते हैं। तो इन वेस्टेज ऑफ मेमोरी को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट हो रहा है, तो हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो वेस्टेज कैसे होने थे। तो डीफ्रैगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारे सिस्टम के अंदर ही, तो जो क्या करता है, ये जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है इसको यूटिलाइज करता है और इसको एक ऐसा मेमोरी बनाता है, एक ऐसा स्पेस बनाता है जहां पर आप अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख सकते हो, जहां पर आप अपने नए प्रोग्राम्स को रख सकते हो। तो ये वेस्टेज ऑफ मेमोरी ना हो, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डीफ्रैगमेंटेशन यूज करते हैं। तो डीफ्रैगमेंटेशन क्या हो गया, पुटिंग फ्रैगमेंट्स जो आपका वेस्टेज था, फ्रैगमेंट्स ऑफ फाइल्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर onto the disk which reduces the time to access the file, ठीक है। तो डिफ्रैगमेंटेशन क्या हो गया, सिंपली आपका जो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, सो दैट ये वेस्टेज ना हो। क्लियर हो गई बात ना। वायरस प्रोटेक्शन, भाई वायरस प्रोटेक्शन आपके सिस्टम के अंदर में फायरवॉल होता है, ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर में विंडोज डिफेंडर होता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर में होती है। आपको इसको एक्टिवेट करके रखना है, सो दैट जब आप फायरवॉल का यूज कर रहे हो, मतलब फायरवॉल अगर आपका एक्टिवेट है, तो जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, नेटवर्क का यूज कर रहे हो, तो बाहर से आने वाले जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, फायरवॉल क्या करता है, उसको रोकता है। तो फायरवॉल किसके लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए होता है, राइट। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए वायरलेस हो गया, जैसे प्रोवाइड सिक्योरिटी फ्रॉम वायरसेस। फायरवॉल क्या हो गया, बैरियर बिटवीन नेटवर्क कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो फायरवॉल क्या है, आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने वाला। यहां पर फायरवॉल अगेन इज अ फर्मवेयर। फायरवॉल जो होता है फर्मवेयर होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क क्लीनअप। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आप काम करते रहते हो ना, तो बहुत बेकार के जो फाइल्स होते हैं, टेम्पोररी फाइल्स, वो जनरेट हो जाते हैं। जो कहीं ना कहीं आप फाइल्स होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ रहेगा, आपके मेमोरी में ही रहेगा। जिस मेमोरी को आपने पैसे दिए हैं, इसलिए ज़्यादा पैसे देके आपने अपने सिस्टम लिया है, उसमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा रैम चाहिए, उसके लिए आपने पैसे पे किए हैं, और उस पर क्या हो रहा है, बेकार के जो टेम्पोररी फाइल्स है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो जनरेट होकर उसमें स्पेस लेते जा रहे हैं, ठीक है। तो उस स्पेस को जब वो लेते जाएंगे वो स्पेस, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हम इनपुट देते हैं तो वो कहाँ जाता है, पहले रैम के पास जाता है, फिर रैम से सीपीयू के पास मिलता है ना। अगर मेरा रैम ही भरा हुआ है, अगर मेरा क्या है, रैम ही भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसको खाली करके रखना। तो डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या हो जाता है, आपका जो आपके पास डिस्क है, ठीक है, या जो आपके पास डिस्क है जिसके लिए आपने पैसे पे किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेकार के जो प्रोडक्ट जो फाइल्स हैं
जो टेम्प्रोरी फाइल्स हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो जनरेट हो जाते हैं, तो उसको क्लीन करना, उसको साफ कर देना, सो दैट स्पेस मिल जाए, सो दैट आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख सको। टू क्लीन द फाइल्स फ्रॉम द हार्ड ड्राइव, किसकी बात करें हम लोग? हार्ड ड्राइव। मोबाइल में भी देखते होंगे कि आपसे अक्सर पूछता है कि इस फोटो की जो है आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, तो क्या हम इसको डिलीट कर दें, सजेशंस में आता है ना। तो जो आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर में जो काम आप कर रहे हो वहां पर अगर किसी फाइल को आपने बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं किया तो सजेशंस में आ जाता है कि क्या हम इसको डिलीट कर दें, विच इज नो लॉन्गर नीडेड एंड प्रोवाइड स्पेस, सो दैट आप उसमें नए प्रोग्राम्स को रख सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर के। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल क्यों करें? देखो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट, जैसे मान लो कि आप किसी सोसाइटी में जाते हो तो आपको उस सोसाइटी में लोगों से मिलजुल कर रहना पड़ेगा, सो दैट आप वहां पर एग्जिस्ट कर पाओ। आपको सोसाइटी के अंदर में फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, आपको सोसाइटी के अंदर में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, सो दैट आपका आस पड़ोस आपके सपोर्ट में रहे। तो उसी तरह से इंस्टॉलेशन का मतलब होता है, जब किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं इसलिए करते हैं ताकि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, आपके सिस्टम के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उसके साथ वो कंपैटिबल हो जाए, उसके साथ एक रिलेशन में आ जाए, ताकि उसकी पहचान हो जाए इससे कि हाँ मैं जानता हूं इसको। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन टू मेक कंपैटिबल विथ हार्डवेयर, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है भाई? कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद कंपनी लगातार उसमें क्या होती है, कंपनी लगातार उसमें कुछ चेंजेस लाती रहती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, लगातार उसमें अपडेट्स करती रहती है, लगातार उस पर काम करती रहती है। जो छोटे मोटे आपके एरर होते हैं, आपने देखा होगा अपडेट आता है, आप उसको अपडेट करते हो एंड देन वो एरर दूर हो जाता है, बग्स जो है दूर हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे कंपनी उसमें कुछ ना कुछ करती रहती है। जो छोटे छोटे से आपके अपडेट्स आते हैं, जो छोटे छोटे से आपके चेंजेस आते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर में, आप अगर अपडेट करते हो तो वो चेंज जो अभी कंपनी ने किया है वो आपके सिस्टम में अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल चेंजेस इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, अपडेट कहां होगा? हमेशा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में। लेकिन जब हम अपग्रेड की बात करेंगे तो अपग्रेड का मतलब होता है एक नया वर्जन ले आना, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस होते हैं, मेजर चेंजेस होते हैं और एक नया वर्जन आपके सामने मार्केट में आ जाता है। ठीक है, तो नए वर्जन की बात कर ले तो वो क्या हो जाता है आपका? वो हो जाता है सॉफ्टवेयर अपग्रेड। जैसे विंडोज 10 से विंडोज 11 आ गया तो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, नए फीचर्स आ गए, नई चीजें आ गई, तो इसको बोलेंगे हम लोग अपग्रेड करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम हमारे पास सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, देखो जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है। कंपनी चाहती है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है ये आप इसको परचेज करोगे एंड यहां से हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे स्टाफ्स हैं और ये हमने बिजनेस पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया है। लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जाते हो, या इंटरनेट पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो फ्री में आप ले लेते हो। ठीक है, या आप MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर आप जाओगे किसी के साथ पेन ड्राइव से, वो क्या कर देता है? इंसर्ट करके इंस्टॉल कर देता है, तो वो पायरेसी कहलाता है। जब आप किसी सॉफ्टवेयर का जो कंपनी ने बनाया है किसके लिए? तो भाई कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए, और आप उसका इलीगल डुप्लीकेशन करते हो। ठीक है, आप उसका इलीगल डुप्लीकेशन करते हो, विच इज अगेन क्या क्राइम है। तो इलीगल डुप्लीकेशन ऑफ कॉमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो जब किसी सॉफ्टवेयर का पायरेसी करते हो, मतलब इलीगल डुप्लीकेशन करते हो, जिसके लिए आप उस कंपनी को पे नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो? जितनी बार भी जो नया यूजर उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है पेन ड्राइव से या किसी भी सोर्स से, इंटरनेट से, तो वो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं वो लॉस कंपनी को जा रहा है। प्रोडक्ट आप उसका यूज कर रहे हो लेकिन उसके लिए आप उसको पे नहीं कर रहे हो, तो दिस इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पैच क्या होता है समझना, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो उस सॉफ्टवेयर के साथ एक एसोसिएटेड फाइल होता है, एक छोटा फाइल होता है जो अटैच होता है उसके अंदर, सो दैट जितने भी बग्स हैं, जितने भी एरर्स हैं, जो टेम्पोररी एरर्स आते हैं, छोटे मोटे एरर्स आते हैं, वो क्या करे? उसको डिटेक्ट करे एंड वहां से उसको दुरुस्त करे। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पैच क्या होता है? एक स्पेशल फाइल होता है जो अटैच होता है उसके अंदर, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। तो एसोसिएटेड विद द फाइल टू करेक्ट फ्लॉज, जो भी एरर्स आ रहे हैं उसको क्या करना? दूर करना। इसके लिए सॉफ्टवेयर पैच एक फाइल रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर पैकेज क्या है? मल्टीपल एप्लीकेशंस और कोड मॉड्यूल्स दैट वर्क टुगेदर टू मीट वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने बात की पैकेज की। जैसे क्या होता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो भाई हम आपको क्या कर रहे हैं? चलो हम आपको मालदीव्स का क्या कर रहे हैं? एक पैकेज दे रहे हैं, इतने दिन का पैकेज दे रहे हैं, जहां पर आपका घूमना फिरना होगा वो हम कराएंगे, जहां पर आपका रहना होगा वो हम कराएंगे, खाना पीना होगा वो हम कराएंगे। तो क्या हो गया? आपको एक पैकेज दिया। पैकेज ऑलवेज क्या हो गया कि आपको सारी चीजें मिल रही हैं। जैसे आप MS ऑफिस की बात करो, MS ऑफिस क्या हो गया? एक कंप्लीट पैकेज हो गया, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाता है? वर्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक्सेल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको आउटलुक मिल जाता है, एक्सेस मिल सकता है। मतलब
मतलब जितने भी तरह का पावर पॉइंट है, जितने भी तरह का काम हो सकता है एक ऑफिस से रिलेटेड, सब कुछ दे देता है। तो एक पैकेज बनाकर दे देना, ठीक है, दिस इज नोन एज पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेज। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, वैसा सॉफ्टवेयर जो आपका कॉपीराइटेड ना हो। कॉपीराइटेड का मतलब होता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज कर लिया है, मतलब आपका कोई सॉफ्टवेयर है लेकिन आपने उसका कॉपीराइट नहीं लिया है, तो फ्री में अवेलेबल है लोगों को। लोगों को क्या है, सारे सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री में अवेलेबल है, वो यूज कर सकते हैं, वो कोई कॉपीराइट नहीं है, उसके अंदर जो चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। दैट इज नोन एज फ्री पब्लिक डोमेन। जहां पर भी पब्लिक आ गया मतलब वो सॉफ्टवेयर कैसा है, फ्री का है, ठीक है। तो नॉट कॉपीराइटेड, जैसे लिनक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया, आप फायरफॉक्स को फ्री में यूज कर सकते हो, आप लिनक्स को फ्री में यूज कर सकते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पाइथन को फ्री में यूज कर सकते हो, ठीक है, आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, कोई इशू नहीं है, आपको उसके लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। फ्रीवेयर की अगर हम लोग बात करें, फ्रीवेयर की अगर बात करें तो कॉपीराइटेड तो होता है लेकिन अवेलेबल फ्री में होता है, ठीक है। कॉपीराइटेड तो होता है लेकिन अवेलेबल, जैसे आप फेसबुक का सर्विस यूज कर रहे हो तो कॉपीराइटेड तो है, वो कंपनी ने कॉपीराइट करा के रखा है, ठीक है, आप उसके अंदर जाके कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको कंपनी फ्री में दे रही है, उसकी सर्विस को फ्री में दे रही है, ठीक है। हाँ, उससे वो कंपनी कमा रही है ऑब्वियसली, लेकिन वो आपको, आप जो यूज कर रहे हो फेसबुक, तो उसके लिए आप उसको पैसे नहीं दे रहे, आप जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हो उसके लिए पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है। लेकिन ये रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ये क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है बट फ्री में कर रही है। शेयरवेयर क्या होता है, शेयरवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक तरह से आपको, जैसे डेमो वर्जन होता है ना, डेमो वर्जन, ठीक है, कि भाई आप क्या करो, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले इसका एनवायरनमेंट कैसा है आप एक बार जांच लो, समझ लो, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करना। तो 1 महीने के लिए मैंने आपको क्या किया, ट्रायल वर्जन दिया, तो जो ट्रायल वर्जन है दैट इज नोन एज शेयरवेयर। तो लाइसेंस गिवन फ्री फॉर लिमिटेड पीरियड, जैसे डेमो वर्जन, किसी भी ट्रायल वर्जन बोल सकते हैं या डेमो वर्जन बोल सकते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, वैसे सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हो, कैसे, जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़े, जिसको आपको खरीदना पड़े। तो मैक्सिमम जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, जो फ्री में अवेलेबल नहीं होते, जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे एमएस ऑफिस के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, विंडोज के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे आपके कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ओपन सोर्स, सोर्स की बात करो, देखो एक बार कनेक्ट करो, सोर्स क्या है, किसी लैंग्वेज में हमने जो कोडिंग की, सोर्स क्या है, जो कोडिंग है, अब वो कैसा है, ओपन है। जब वो ओपन है सभी के लिए, इसका मतलब ओपन होने का मतलब क्या, वो सोर्स कोड आपको दिख रहा है, इट मींस अब आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। और जब आपको सोर्स कोड दिख रहा है, इसका मतलब वो चीजें कैसी हैं, फ्री में भी अवेलेबल हैं। जो चीजें फ्री में भी अवेलेबल हो और जिसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो एज ए यूजर, आप चाहो तो उसके कोड में भी चेंज कर सकते हो, तो वैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड लिनक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी का मतलब होता है एक लिमिटेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी यानी कि क्लोज्ड यानी कि जिसके लिए आपको अगेन पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर पेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, विंडोज हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। फर्मवेयर क्या होता है भाई, तो फर्मवेयर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को बोलते हैं हम लोग फर्मवेयर। जैसे आपका बायोस है, जैसे आपका फर्मवेयर है, जैसे आपका क्या है, फायरवॉल है, ठीक है, जो क्या है आपके कॉम्बिनेशन में, मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थे और होप सो आपको सेशन में मजा आया होगा। जैसा भी आपको लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। तो इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहां से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड अगेन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल आपका लिनक्स ही है, जहां पर हम कोड में चेंजेस कर सकते हैं जो हमें फ्री में अवेलेबल है ना, जो हमें फ्री में अवेलेबल है। आप देख सकते हो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जिसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो जेन्युइन भी होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फ्री सॉफ्टवेयर कहलाएगा, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है, होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहाँ पर ही कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।